हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और मैं आपके साथ हूँ आपकी टीचर दीक्षा। हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, 1 to 8 कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। हम 9th लेसन पढ़ चुके हैं, हाफ पार्ट। ठीक है, वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट साइंस की आप देख सकते हैं, पीछे के भी अगर आपको चैप्टर्स कोई देखने हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। लेसन रीडिंग अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है तो वो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई पीछे की बातें। और आज हम करेंगे कुछ जलीय आवास। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं लेसन 9 सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि सजीव क्या होते हैं, उनका परिवेश उनके हिसाब से उनको अनुकूल होना उनको आता है। ठीक है, किस तरीके से वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं, ये हमने यहाँ पढ़ा था। ऊंट के बारे में, ठीक है, कि ऊंट किस तरीके से गर्मी से बचता है, मरुस्थल में कैसे वो जिंदा रह पाता है। तो ये सब चीजें बच्चे हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे कुछ जलीय आवास। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ जलीय आवास। कुछ जलीय आवास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समुद्र के बारे में। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। धारा रेखीय होता है जो आगे से और पीछे से जिनका शरीर नुकीला होता है और बीच से चौड़ा होता है, जैसे कि नाव और मछली, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल अथवा क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि वो समुद्र की तलहटी में बैठे रहते हैं, लेकिन जब उनको अपना शिकार पकड़ना होता है तो वो जल में चलते हैं। और उन्हीं के लिए उनको कौन हेल्प करता है? धारा रेखीय शरीर का होना। और वो सांस किससे लेते हैं? क्लोम की सहायता से। और जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको वो श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं। आगे बच्चे कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर उपस्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ठीक है, जो डॉल्फिन और व्हेल मछली है उनमें क्या नहीं होता? गिल क्लोम्स नहीं पाए जाते। वो नासाद्वार और वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की को रोचक क्रिया करते हुए देखा है? हाँ या नहीं, आप कमेंट में जरूर डालेंगे। अब पढ़ते हैं हम तालाब एवं झील के बारे में। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे हुए देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब पर भ्रमण पर जाइए और वहां देखने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? ये देखो बच्चे, यहाँ आपको दिखा रखे कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पलवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न हैं। ये देखिए, कुछ पौधे जो ऊपर तैरते हैं पानी के ऊपर, कुछ की जो जड़ें हैं वो नीचे मिट्टी में है और ये क्या है? जलमग्न है। और कुछ की जड़ें तो इधर है नीचे, पानी से नीचे मिट्टी में, लेकिन ये क्या करते हैं? पानी से बाहर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण को महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। पलवन मतलब कि हिलते डुलते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों में सभी
भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई भी क्षति नहीं होती। ठीक है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में भी सहायता करती हैं। आपने देखा होगा ना कि मेंढक जो होता है वो हम धरती पर भी देखते हैं, हमारे घर पे भी आ जाता है, बाहर भी हम गलियों में देखते हैं, और वो क्या करता है, तालाब को इनमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो किस वजह से पाया जाता है, जो अभी हमने पढ़ा। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी, बहुत सारी होगी ना। तो बहुत तरह के धरती पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबका अपने अपना रहन सहन है, अपना अपना रहने का तरीका है। ठीक है, तो सब क्या है, विविधताएं हैं। 9.4 हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 एक्टिविटी 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं, आइए 1 में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं कोई मोस 1 में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी, हथुआ, मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं होती। पहेली जो है, पहेली एंड बूझो आपके क्लासमेट्स हैं, है ना। तो ये क्या कह रही है, पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। तो ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको कि जो एडवर्ड लियर हैं इन्होंने क्या लिखा है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितना तपी हूँ, एवं अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे, हम 2 पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये क्या कह रही है, मेज और जो कुर्सी है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे भी 2 पैर हैं और जो सजीव हैं उनके भी 2 पैर हैं, तो हम चल क्यों नहीं सकते। ठीक है, पहेली और बूझो की कविता बहुत मजेदार लगी, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं हैं, अतः ये न तो चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, और न ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु जो हैं वो सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसा कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। तो इसका क्या अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? तो भाई हमने क्या पढ़ा, क्या इनके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बढ़ती भी हैं, चलती भी हैं, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, लेकिन वो सजीव नहीं है।
ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सजीव दिखती हैं लेकिन वो निर्जीव हैं। तो इन चीजों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। अपनी नोटबुक में कुछ ऐसे लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी एक बनाई सूची को ध्यान से देखिए, पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। फर्स्ट हम सूची बनाएंगे कि क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। लेसन 1 और 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट हम कैसे पता लगाएंगे कि जो भोजन खाते हैं वो क्या हो जाएंगे, सजीव। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जैसे कि आपको एलकेजी यूकेजी की जो आपकी यूनिफॉर्म होगी, स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चे वो आपको 4th क्लास में नहीं आएगी क्योंकि आपके शरीर में वृद्धि हो गई है। कुर्ता उसी साइज का है लेकिन आप में वृद्धि हो गई है, तो इसलिए वो कुर्ता वो जो यूनिफॉर्म है वो आपको अब नहीं आएगी। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के जो पिल्ले हैं वो वयस्क हो जाते हैं। ये देखिए इधर दिखाया गया है, एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। ये पहले बिल्कुल छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा बैठने लायक हो जाता है, फिर ये थोड़ा सा चलने लायक हो जाता है, फिर ये ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, टीनेजर, और फिर ये वयस्क हो जाता है। ठीक है, तो सब में वृद्धि निरंतर सजीवों में होती रहती है। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये देखो पहले ये चूजा है, छोटा बच्चा है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये मुर्गा या मुर्गी में परिवर्तित हो गया। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह के बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? नेक्स्ट पॉइंट अब हम सजीवों के लिए देखेंगे कि क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उनके उदर मतलब कि पेट की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। ठीक है, आप भी कभी भी देखना गाय, भैंस या कुत्ता जब वो आराम से बैठे होंगे तब आप उनको देखना कि जो उनका उदर है, उनका पेट है, वो हल्का हल्का हिलता रहता है। वो ऐसा बिल्कुल आपको महसूस होगा। वो किस लिए हिलता रहता है? क्योंकि वो श्वसन क्रिया उनकी चल रही है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली गिल क्लोम जिनकी सहायता है से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है।
पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निकाल देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तो आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं, तब क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपने कभी देखा होगा, आप अंधेरे रूम से बाहर एकदम से सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो आंखें क्या करती हैं? झपकने लगती हैं अपने आप। जब तक वो उस सूर्य के प्रकाश को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक वो ऐसे ही झपकती रहती हैं, ठीक है ना। तो आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं बच्चे? उद्दीपन। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? उड़ जाती है ना। तो जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान को ढूंढ लेते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। ये पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से उद्दीपन के प्रति हम अनुक्रिया हम भी करते हैं, दूसरे सजीव भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं। तो वो सजीवों के कुछ लक्षण हैं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4। एक कमरे की खिड़की जिसमें दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आता है के पास एक पौधे को, ये देखिए इस प्रकार से कोई विंडो होनी चाहिए या जहां से सूर्य का प्रकाश सामने आता हो, वहां एक पौधे को रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से पौधे को सूर्य की तरफ फेस करके रखेंगे, जहां इसके को सूर्य की रोशनी मिलेगी, ये क्या करेगा? उसी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका जो झुकाव है वो विंडो की तरफ हो जाएगा, ना कि दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या है बच्चे? अनुक्रिया है उद्दीपन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग को क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स वेस्ट। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधों में कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट
अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड मतलब कि घोंसले को देखा है। वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सजीवों का एक लक्षण है कि वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कबूतर है तो उसका पहला क्या होता है, अंडा होता है, उसके बाद अंडे से क्या बनता है, छोटा कबूतर बनता है। ठीक है, और जैसे हम सजीवों में मनुष्य का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि शिशु का जन्म होता है, ना कि अंडे से शिशु बनता है। ठीक है, इसी तरीके से जो डॉग है उसके भी क्या होते हैं, पिल्ले होते हैं, ना कि अंडा होता है। ऐसे ही गाय होता है, गाय बछड़े को जन्म देती है तो अंडे को जन्म नहीं देती है। बिल्ली है, बिल्ली के भी छोटे छोटे बिल्ले होते हैं प्रजनन के समय। तो हमें समझ में आ गया, कुछ जो है अंडे देते हैं उनके बाद शिशु बनते हैं और कुछ डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ये देखो इस तरीके से ये बीज, फिर ये थोड़ा मिट्टी के अंदर अंदर, फिर मिट्टी से थोड़ा सा बाहर, फिर थोड़ी पत्तियां आ जाएंगी और फिर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक नया पौधा बन जाएगा। किससे, एक बीज के अंकुरन से। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू की कलिका वाले भाग से एक नया पौधा बनता है। ठीक है, देखो ये आलू की कलिका से एक नया पौधा बन गया है। और ऐसे ही क्या करते हैं, गुलाब के पौधे के अगर एक टहनी लगा दी जाए तो क्या हो जाता है, गुलाब का पौधा दूसरा तैयार हो जाएगा। तो यही इसने बताया है कि अपने पौधे के खुद अपने भाग से ही वो एक नया पौधा उत्पन्न कर देता है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि गुलाब का पौधा। क्या आप स्वयं इस विधि के द्वारा उगाना चाहेंगे? अब हम करेंगे एक्टिविटी 5। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त करें। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की जो विधियां हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? लेसन 8 हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अंततः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार से भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करती रहेंगी। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन
होता रहता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें शोषण, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। तो हमने देख लिया ना सजीव वस्तुओं में क्या क्या लक्षण होते हैं जो उनको निर्जीव से अलग बनाते हैं। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनके इन लक्षणों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं भी प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में भी वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा होता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, परंतु जब हम इन्हें बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सिंचित करते हैं तो यह एक पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनमें इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, हमने देखा कि बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। हाँ, तो वही एट लास्ट हमने जान लिया कि जीवन बहुत सुंदर है और यहाँ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आपका चैप्टर बहुत बड़ा था उसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं विद सम पार्ट्स। ठीक है, तो कल हम करेंगे बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर्स, सजीव एवं उनका परिवेश। आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, उससे पहले आप रीडिंग ले लीजिए चैप्टर की। आपको 2 वीडियोस में चैप्टर मिल जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, जिससे आपके हेल्पफुल हो जाएंगी चीज़ें लर्न करनी और अंडरस्टैंड करनी। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं वीडियोस को एंड अपने चैप्टर्स को। ठीक है, तो कल करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। टेक केयर और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चन आंसर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।